ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाज़रीन आदाब, ETV उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं खास बात। मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। पहले नज़र सुर्खियों पर। कहीं पर भी रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर नहीं आया। कल होगा पहला रोज़ा। मुल्क की मुख्तलिफ रुयत हिलाल कमेटियों का ऐलान। सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी ने दी अजमेर की दरगाह पर हाजिरी। मुल्क में अमन व अमान के लिए मांगी दुआ। इशरत जहां फर्ज इनकाउंटर में पेशरफ्त। CBI ने गुजरात के 11 पुलिस अहदेदारों को बनाया गवाह। और खास बात तफसील से। रमज़ानुल मुबारक का चांद मुल्क में कहीं पर भी नजर नहीं आया है, जिसके पेश नज़र हैदराबाद, बेंगलुरु, दिल्ली, जयपुर, भोपाल, पटना समेत दीगर शहरों की रुयत हिलाल कमेटियों ने कल यानी जुमेरात को पहला रोज़ा होने का ऐलान किया है। इन तमाम रुयत हिलाल कमेटियों के मुताबिक कहीं से चांद दिखने की शहादत नहीं मिली है। इदारे शरिया और इमारत शरिया झारखंड व बिहार ने भी जुमेरात को पहले रोज़े का ऐलान किया है। रोयत की मीटिंग हुई और रोयत के अंदर कोशिश की गई, लेकिन रोयत भी नहीं हुई और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों से मुख्तलिफ शहरों से रब्ता करने पर शहादत भी मौसूल नहीं हुई। इसीलिए ये तय किया गया है कि इंशाअल्लाह 30 शाबान मानी जाएगी और इंशाअल्लाह यकुम रमज़ान 11 जुलाई बरोज़ जुमेरात को होगी इंशाअल्लाह। बोधगया में महाबोधि मंदिर पर सिलसिलेवार बम धमाकों की तफ्तीश जारी है। तफ्तीशकारों ने शुबे की बुनियाद पर एक खातून समेत चार अफराद को तहवील में लिया है। दूसरी जानिब इस मामले की जांच NIA के सुपुर्द की गई है। इस दौरान वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे आज मंदिर का दौरा कर सकते हैं। महाबोधि मंदिर सिलसिलेवार धमाकों की जांच पड़ताल जारी है। जांच पड़ताल में NIA और NSG की मदद करने के लिए महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की ATS टीमें भी गया में मौजूद हैं। मंदिर के मुख्तलिफ दरवाजों पर नस्ब CCTV कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। बताया जाता है कि फुटेज की क्वालिटी खराब होने के सबब मुश्तबा अफराद की शनाख्त में ज्यादा मदद नहीं मिल पा रही है। इस दौरान CRPF और बिहार मिलिट्री पुलिस BMP ने तारीखी महाबोधि मंदिर की सिक्योरिटी का चार्ज ले लिया है। बोधगया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी और जिले के आला अहदेदारों की मीटिंग में सिक्योरिटी का आला सतह पर जायजा भी लिया गया। मंदिर के अतराफ सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। इंतजामिया ने अहकामात जारी करके मंदिर के अतराफ दफा 144 नाफिज कर दिया है, जिसके तहत मंदिर के आसपास की दुकानें भी बंद रहेंगी। हालांकि दुकानदारों में इंतजामिया की इस कार्रवाई से नाराजगी पाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। बिहार के बोध मरकज में धमाकों पर मुस्लिम दानिशवरों ने अफसोस का इजहार किया है। मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों का मानना है कि किसी भी इबादतगाह में हमले करना मुसलमान का शिवा नहीं हो सकता। साथ ही ये भी कहा कि किसी जांच से पहले किसी फर्द या तंजीम का नाम लेना गलत होगा, लेकिन हर पहलू से जांच होना ज़रूरी है। ऐसा है कि जो मुसलमान होगा वो ऐसा काम कर ही नहीं सकता, ऐसा इंसानियत के ख़िलाफ़ काम कर ही नहीं सकता जी। बकौल मौलाना आज़ाद के जिसके हाथ में कुरान होगा उसके हाथ में बम हो ही नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि इस तरह के घटना को म्यांमार में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, रोहिंग्या मुसलमानों के साथ, या श्रीलंका में तामिलों के साथ क्या हो रहा है, तामिल हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, इनसे मिला के नहीं देखना चाहिए। जो हुआ बहुत शर्मनाक है, अफसोसनाक है, काबिल मजम्मत है। मैं इस बात को एकदम 1% भी सही नहीं मानता हूँ। ये बिलावजह का एक शोशा जो है निकाला इन्होंने। मुसलमानों के ताल्लुकात बुद्धिस्ट के साथ बहुत ही अच्छे रहे हैं। आजकल कुछ दिनों से ख़ास तरीके से बामियान के बाद से कुछ ताल्लुकात ज़रा ख़राब हुए हैं। तो खाली म्यांमार की बात क्या है, श्रीलंका में भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है।
लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उसके लिए यहाँ क्यों बदला लिया जाएगा? यहाँ जो बेकसूर हैं, यहाँ जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, उनसे क्यों बदला लिया जाएगा? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि बड़ी जल्दी की बात है ये, और बड़ी जल्दबाजी वाली बात है। और बगैर किसी के तफ्तीशी इदारे के जांच के अगर क्या किसी मुसलमान या किसी हिंदू या किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम दे देना, ये हमारे समझ से मुनासिब नहीं है। ये जांच अभी जांच के अंदर है, ये जांच आवे और जांच के बाद फिर जो जांचकर्ता लोग हैं फिर जैसा रिपोर्ट दे उसके मुताबिक जो मुजरिम हो उसको सजा दी जाए। ऐसा कुछ नहीं है कि म्यांमार में अगर कुछ हो रहा है तो उससे हमारे भारत पर क्या फ़र्क पड़ता है। हमारा भारत एक अलग राष्ट्र है, म्यांमार एक मामला एक अलग है। बिहार को या हिंदुस्तान को म्यांमार के मामला से क्या मतलब है? सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी ने हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हाज़िरी दी। दरगाह शरीफ पर हाज़िरी के मौके पर अंजुमन खुद्दाम दरगाह मुंतज़मीन की जानिब से उनका इस्तकबाल किया गया। दरगाह कमेटी की जानिब से सदर जमहूरिया की खिदमत में रिवायती तलवार पेश की गई। प्रणब मुखर्जी इससे कबल भी दरगाह की ज़ियारत कर चुके हैं, लेकिन बहैसियत सदर जमहूरिया ये उनका पहला दौरा है। सदर जमहूरिया के हमरा राजस्थान की गवर्नर मार्गरेट अल्वा और राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत भी मौजूद थे। सदर जमहूरिया राजस्थान के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। दिल्ली की वज़ीर आला शीला दीक्षित ने कहा है कि उनकी सरकार हर साल इमामों की तनख्वाह का जायज़ा लेगी। कल उन्होंने इमामों के साथ एक मीटिंग भी की थी। मीटिंग के बाद शीला दीक्षित ने कहा था कि दिल्ली सरकार गुज़श्ता 15 बरसों से दारुल हुकूमत में फ़र्क़ावाराना हम आहंगी बरकरार रखने में कामयाब रही है। जैसे को हर एक को इंक्रीमेंट मिलता है ना, हर साल या 2 साल के बाद, तो वो अवधि तय कर लिया। अब हम एडहॉकिज्म करते हैं, 5 साल पहले या 4 साल पहले कुछ तनख्वाह थी, फिर उसको बढ़ाना पड़ा कभी कभी। तो एक विधिवत तरीके से, क्योंकि देनी तो है ही उनको, तो उनकी इज्जत के मुताबिक दी जाए, ये मेरा बात। इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर मामले में सीबीआई ने दाखिल करदा चार्जशीट में गुजरात पुलिस के 11 पुलिस अहलकारों को गवाह बनाया है। ऐनी गवाह के तौर पर पेश किए गए इन 11 पुलिस अहलकारों को सीबीआई ने एफआईआर में मुल्ज़मीन के तौर पर पेश किया था, लेकिन उनका नाम चार्जशीट में शामिल नहीं किया है। वहीं दूसरी जानिब सीबीआई अदालत ने चार्जशीट में मुल्ज़िम करार दिए गए नरेंद्र के अमीन की जमानत अर्जी को मुस्तरद कर दिया है। मरकजी जांच एजेंसी सीबीआई ने 2004 में हुए इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर मामले में 3 जुलाई को अपनी चार्जशीट दाखिल की है। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि इशरत और दीगर 3 अफराद को गुजरात पुलिस ने एक फर्जी इनकाउंटर में कत्ल किया था। इस मामले में गुजरात पुलिस के 11 अहलकार ऐसे हैं जिन्हें सीबीआई ने एफआईआर में मुल्जिम करार दिया था, लेकिन चार्जशीट में उनका नाम शामिल नहीं किया है। एजेंसी ने उन्हें इस मामले में आईनी गवाह बना लिया है। इस मामले में आईनी गवाह बनाए गए लोगों में वक्त सिंह वनार, हरीश कुमार अग्रवत, चेतन गोस्वामी, परवीन सिंह वाघेला, रमेश पटेल, किशोर सिंह वाघेला, देवेंद्र गिरी गोस्वामी, इब्राहिम चौहान, मोहन मेहनत, कलू देसाई और भरत पटेल का नाम शामिल है। ये सभी गुजरात पुलिस में कांस्टेबल से लेकर डिप्टी एसपी के कैडर तक के ओहदेदार हैं। इनमें से कई लोगों का सीबीआई ने बयान भी रिकॉर्ड कर लिया है। इन सभी पुलिस एहलकारों को सीबीआई ने इशरत जहां मामले में दर्ज एफआईआर में मुल्जिम बनाया था, लेकिन चार्जशीट में इन लोगों का नाम शामिल नहीं किया है। इसके अलावा इनकाउंटर के वक्त अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर रहे के.आर. कोशक को भी सीबीआई ने एफआईआर में मुल्जिम बनाया था, लेकिन चार्जशीट में उनका नाम शामिल नहीं किया है। वहीं दूसरी जानिब इस फर्जी इनकाउंटर मामले में सीबीआई की खुसूसी अदालत ने मुल्जिम नरेंद्र के अमीन की जमानत की अर्जी को मुस्तरद कर दिया है। नरेंद्र अमीन ने अपनी अर्जी में इस मामले में सीबीआई की दाखिल करदा चार्जशीट पर सवाल उठाए थे। नरेंद्र अमीन के मुताबिक चार्जशीट नामुकम्मल है और सीबीआई ने उनकी गिरफ्तारी के 90 रोज के अंदर चार्जशीट दाखिल नहीं की, जिसकी बुनियाद पर उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। लेकिन अदालत ने सीबीआई की चार्जशीट को दुरुस्त और 90 रोज के अंदर दाखिल करार दिया। उन्होंने ये कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाया था कि ये चार्जशीट अधूरा है और 90 दिन के जो लिमिट है उसके अंदर नहीं पूरा चार्जशीट पूरा फाइल नहीं हुआ है, इसीलिए उनको डिफरेबल का लाभ मिलना चाहिए, जिसको आज कोर्ट ने नकारते हुए ये कहा है कि नहीं, जो सीबीआई ने जो चार्जशीट फाइल किया था वो पूरा है और जो 90 दिन के अंदर चार्जशीट करना चाहिए था वो सीबीआई ने किया है,
इसीलिए अमीन को डिफेल्ट बेल का हक नहीं मिलता है। वाज़ेह रहे कि 15 जून 2004 को इशरत और उसके 3 साथियों को अहमदाबाद के मुज़ाफ़ात में एक फर्जी इनकाउंटर में कत्ल किया गया था। गुजरात पुलिस ने इशरत को लश्कर तैयबा का एजेंट बताकर इनकाउंटर को जवाज़ फराहम किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। अरे भगवान, अब तो अपना भी पक्का मकान होगा। सच में क्या? लेकिन कैसे होगा? अरे हमारी राज्य सरकार हम कच्ची बस्ती वालों को पक्के मकान दिलाने के लिए बहुत काम कर रही है। हाँ, किरण की मम्मी भी बता रही थी। राज्य सरकार के प्रयास से केंद्र सरकार ने राजीव आवास योजना के तहत हमारी बस्ती कीरों की ढाणी को देश का पहला पायलट प्रोजेक्ट स्वीकृत किया है। हमारी बस्ती वालों के लिए यहाँ 1104 मकान बन रहे हैं। लेकिन इसके लिए इतने पैसे आएंगे कहाँ से? अरे हमें तो मकान की लागत का केवल 10 से 12% ही देना है। बाकी सारा पैसा तो केंद्र, राज्य सरकार और जेडीए वहन करेगा। अरे वाह, तब तो हम भी अपने पक्के मकान में रह सकेंगे। राजीव आवास योजना किरो की ढाणी में रह रहे लोगों को केंद्रीय, राज्य और जेडीए के सहयोग से पक्की छत मुहैया कराने का एक अभिनव प्रयास, जहां बनेंगे कुल 1104 आवास। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जनहित में प्रसारित। जेली, थोड़ा खेलो थोड़ा खाओ। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। अज़्म, इस्तक़लाल और कुछ हासिल करने के मकसद से कर्नाटक के शहर बीदर में कायम शाहीन कॉलेज के तलबा ने वो कर दिखाया जिसका बड़े बड़े कारपोरेट कॉलेज सिर्फ ख्वाब देखते हैं। शाहीन कॉलेज में ज़ेर तालीम गरीब और पसमानदा पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाले 35 तलबा ने कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट KSET के मेडिकल के दाखिला इम्तिहान में 1000 के अंदर रैंक हासिल किया है। तलबा के इस मुजाहरे को मुल्क के किसी भी इदारे में एक रिकॉर्ड और तारीखी कारनामा तस्वुर किया जा रहा है। कर्नाटका का तारीखी शहर बीदर 600 साल पहले बहमनी दौर में इल्म अदब का गहवारा था। यहाँ दुनिया के तकरीबन 25 ममालिक के लोग तालीम हासिल करने के लिए आते थे, लेकिन धीरे धीरे इस इल्म हिकमत के मरकज़ की हालत ये हो गई कि बीदर का शुमार पसमानदा शहरों में होने लगा। खासतौर पर यहाँ की मुस्लिम अक़लियत की तालीमी हालत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक दहाई पहले यहाँ एक भी मुस्लिम खातून डॉक्टर नहीं थी। इस सूरत हाल के मद्देनज़र बीदर के एक शहरी अब्दुल कदीर ने मुसलमानों की तालीमी हालत को बेहतर बनाने के मकसद से तालीमी इदारे शाहीन की शुरुआत की। अब्दुल कदीर ने उनके हम ख्याल दोस्तों के ताउन से गुज़िश्ता कई सालों से लगातार मुस्लिम तलबा को इस माहौल में तालीम फराहम करने में लगे हैं कि मेडिकल एंट्रेंस इम्तिहान जैसे मुश्किल मरहले को तय करना भी मुमकिन हो गया है। इस साल KSET के मेडिकल एंट्रेंस में शाहीन कॉलेज के करीब 75 तलबा व तालबात ने इम्तियाजी कामयाबी हासिल करते हुए MBBS के कोर्स में दाखिले को यकीनी बना लिया है। बच्चों की ज़रूरत को महसूस करते हुए, क्योंकि नाज़रा कुरान भी बच्चे की ज़रूरत है, अरबी ज़ुबान भी बच्चे की ज़रूरत है, उसका भी ख्याल रखते हुए हम काम शुरू किए। ये सिलसिला गुज़श्ता 15 साल से चल रहा है। शोबे हिफ्ज़ुल कुरान भी हमारे पास 15 साल से चल रहा है। साथ ही साथ तो जब हमारे हाफिज़ बच्चे असली तालीम में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाना शुरू कर दिए, पहली हमारी हाफिज़ा राजा बसरी बेंगलोर मेडिकल कॉलेज से MBBS मुकम्मल करी। इस तरह एक के बाद दीगर तकरीबन 15-17 लड़कियां हाफिज़ा MBBS अब कर रहे हैं या कुछ फारिग हो गए हैं। बीदर शाहीन इदाराजात से मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की। वहाँ बेशक सभी सहूलियात मुझे फराहम की गई। जनाब अब्दुल कदीर साहब की वजह से मुझे इतना सपोर्ट मिला कि मैं इस काबिल बनी कि मैं इस रैंक को हासिल कर सकी। कर्नाटका के शहर बीदर में कायम शाहीन जूनियर कॉलेज और उसके दूसरे इदाराजात में न सिर्फ कर्नाटका बल्कि हिंदुस्तान के 12 रियासतों के तलबा ज़ेर तालीम हैं। इस इदारे के बानी अब्दुल कदीर को ऐसा लगता है कि वो नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने का फौलादी अज़्म रखते हैं। उनके इदारे में ज़ेर तालीम तलबा न सिर्फ पसमानदा पस मंज़र के हैं बल्कि दीनी मदरसे के फारिग।
या हाफिज तलबा की बड़ी तादाद मुस्तकबिल में डॉक्टर बनने जा रही है। बिदर से जो शाहीन पीयू कॉलेज जो पिछले 20 साल से कायम है, वहाँ पर जो कोचिंग क्लासेस किए जाते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए, ख़ास तौर से मेडिसिन की कोचिंग, पिछले चंद सालों से नुमाया रिजल्ट्स वहाँ से आ रहे हैं। और शाहीन से बहुत सपोर्ट मिला मुझे और सब कुछ अच्छा था, सराउंडिंग्स भी अच्छे थे, हार्ड वर्किंग मैं वहाँ पर जाकर सीखा और खदीर सर का भी बहुत सपोर्ट था। आगे चलकर इंशाल्लाह मैं एक अच्छा डॉक्टर बनकर, अच्छा साइंटिस्ट बनकर कौम की खिदमत करूँगा इंशाल्लाह। शाहीन कॉलेज के कैसेट मेडिकल टॉपर्स को जुनूबी हिंद के मुख्तलिफ शहरों में तालीमी इदारों की जानिब से तहनीत पेश की जा रही है ताकि इन होनहार तलबा और दूसरे तालीमी इदारों के तलबा की हिम्मत अफजाई हो सके। इसी सिलसिले में हैदराबाद के मेस्को इदारे ने इनका एजाज़ किया। ET न्यूज़ हैदराबाद। बीदर के शाहीन इदारे के बानी अब्दुल कदीर के साथ हमारे नुमाइंदे अब्दुल रऊफ हल्लूर ने खुसूसी बातचीत की है। देखिए बातचीत का एक हिस्सा। इंजीनियर काम कर रहा था, इस दौरान हमारे अपने घर में एक हादसा हुआ और उससे मुतासिर हुआ मैं। वो ये हादसा ये था कि मैं हज़ार कोशिश करके अपने छोटे भाई को किसी रेसिडेंशियल स्कूल में शरीक करना चाहता था। वालिदैन इससे मुत्तफिक नहीं थे, लेकिन ज़्यादा कोशिशों के नतीजे में वो भी तैयार हो गए, लेकिन मैं उसमें नाकाम हो गया। बच्चा वापस आ गया, स्कूल से वापस आ गया। तो पेरेंट्स मेरे बताए कि ये सब इतने मसाइल, इतनी कोशिशें, इतना वक्त और पैसा ख़राब हुआ इसकी वजह से मुझे मुरीद इल्ज़ाम ठहरा रहे थे। तो उस लम्हा मुझे ख्याल आया कि मैं एक अच्छे के लिए कोशिश कर रहा था और इतनी सारी कोशिशों के बावजूद भी कोई नताइज नहीं निकल रहे। तो ख्याल आया कि कई लोग हैं जो ख़र्च नहीं कर सकते, इतना वक्त नहीं दे सकते, फ़िक्र नहीं कर सकते, तो उनका क्या होगा। तो उस ख्याल के फौरी बाद ख्याल आया कि इसका एक मुस्तकिल परमानेंट हल निकलना चाहिए और वो हल हो सकता है कि एक इदारा शुरू हो जाए, एक इंस्टीट्यूशन शुरू हो जाए। तो एक इंस्टीट्यूशन शुरू हुआ। कब आपने बुनियाद डाली शाहीन तालीमी इदारा जाए? 1 दिसंबर 1989 को शाहीन स्कूल शुरू हुआ। LKG क्लास से उर्दू मीडियम में एक सिंगल कमरे में सिर्फ 16 बच्चों के साथ। तो ये एक अजीब व गरीब वाक़या था। सारे लोग मुखालिफ थे कि ये क्या कर रहा है, इंजीनियरिंग जॉब छोड़कर इसमें लगा हुआ है, बग़ैर बजट के, बग़ैर प्लानिंग के, वो भी एक गली में उर्दू मीडियम 16 बच्चों से। तो ये किसी को पसंद नहीं आ रहा था, सारे लोग मुखालिफ थे, लेकिन टारगेट क्लियर था, मकसद सामने था हमारे। तो मैं वो सिलसिला जारी सर, रखा। एक कमरे से आपने अपने तालीमी इदारे का आगाज़ किया, 16 बच्चों से आगाज़ हुआ। जाहिर सी बात है कि शुरुआत में कई तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा आपको। आखिर किस तरह आपने एक मुस्तहकम इदारे की बुनियाद डाली? देखिए, मैं आज 8000 बच्चों की खिदमत करने का मौका मिल रहा है। क़रीब 20 इदारे चल रहे हैं, 3-4 मुकामात पर चल रहे हैं। बीदर, हुमनाबाद, मन्ना खेली, चुड़गुप्पा और गुलबर्गा में शाहीन इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं। आज मैं जितना वक्त इन बच्चों पे इंस्टीट्यूशंस पे देता हूँ, इतना ही वक्त मैं वो 16 बच्चों पर दिया करता था। यकीनन मुखालिफतें हुई, लोग यही उम्मीद कर रहे थे कि ये कुछ दिन चलेगा, बाद में बंद हो जाएगा। फिर हमारे तरीक़ेकार के ख़िलाफ़ में भी जो है लोग कोशिश किए। नाज़रीन, तफसीली इंटरव्यू देखिए हमारे प्रोग्राम ख़ास मुलाकात में। और आगे बढ़ते हैं। कटिहार मेडिकल कॉलेज के बानी अहमद अशफाक करीम की गिरफ्तारी के खिलाफ कल पटना के करगिल चौक पर कारवान उर्दू की जानिब से धरना दिया गया। एहतजाज में शामिल RJD और LJP लीडरों ने अहमद अशफाक करीम की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की। इन लीडरों ने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि सूबे के वाहिद अक़लियती मेडिकल कॉलेज को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। कटिहार मेडिकल कॉलेज ने एक बहुत ही क्वालिटी पूर्वक ढंग से MBBS की डिग्री देने का काम किया है। दुनिया में नाम कमा रहा कटिहार मेडिकल कॉलेज, मगर एक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के नीतीश कुमार जी ने कटिहार मेडिकल कॉलेज को बंद करने का एक बड़ा साजिश किया है। इसलिए उसके जो संस्थापक हैं डायरेक्टर के रूप में
अशफाक करीम साहब, उनकी गिरफ्तारी की और तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि सारे नॉर्म्स को ताक पर रख दिया नीतीश कुमार की सरकार और शासन ने। अशफाक करीम को रिहा नहीं किया गया, कटिहार कॉलेज को मतलब भरम करने की साजिश बंद नहीं की गई, तो हम लोग विधान परिषद और विधानसभा को नहीं चलने देंगे। ये हम लोग का संकल्प है राष्ट्रीय जनता दल। पुलिस हिरासत में पेशी के दौरान खालिद मुजाहिद की पुरस्कार मौत के खिलाफ रिहाई मंच का धरना लखनऊ में मुसलसल जारी है। रिहाई मंच ने यूपी असेंबली में निमेश कमीशन की रिपोर्ट पेश होने और इस पर कार्रवाई के ऐलान तक धरना जारी रखने का अज़्म जाहिर किया। धरने के 50 दिन मुकम्मल होने पर कल बड़ी तादाद में मुजाहिरीन शिरकत कर सकते हैं। स्टूडेंट लीडर आरिफ जी। कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड ने मैसूर के रुकन असम्बली तनवीर सेठ को टीपू सुल्तान वक्फ स्टेट डेवलपमेंट कमेटी का चेयरमैन नामजद किया है। वक्फ बोर्ड की मीटिंग में साबिक रियासती वजीर मुमताज़ अली खान के इस्तीफे को कबूल करते हुए तनवीर सेठ को उनकी जगह पर चेयरमैन बना दिया गया है। बेंगलुरु में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अब्दुल रियाज खान ने कहा कि इत्तेफाक राय से रुकन असम्बली तनवीर सेठ को चेयरमैन नामजद किया गया है। वाज़ेह है कि टीपू वक्फ स्टेट डेवलपमेंट कमेटी टीपू सुल्तान की यादगारों की निगरानी के अलावा टीपू सुल्तान के उर्स की तकरीबात का इनकाद करती है। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक और ब्रेक के बाद। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे नहीं भाई साहब, परेशानी किस बात की, उल्टे घाट की गुणी सुरंग से गुजरते हुए मन उत्साह और रोमांच से भर गया। पहाड़ों को काटकर जेडीए ने कितना सुंदर रास्ता बनाया। पहले तो घाट की गुणी के सकड़े रास्ते से रेंगते हुए आना पड़ता था और भारी ट्रैफिक के कारण डर भी लगता था। इतना ही नहीं, सुरंग परियोजना की विश्व स्तरीय गुणवत्ता को देखते हुए इसे इस बार विश्वकर्मा अवार्ड 2013 भी मिला है। अच्छा, तब तो इसे राज्य सरकार का ऐतिहासिक फैसला ही कहा जाएगा। इस फैसले से और भी फायदे होंगे। सुरंग बन जाने से गुणी के सकड़े रास्ते से यातायात को राहत तो मिली ही है, वहीं गुणी की पुरा संपदा को पर्यटन की दृष्टि से विकसित भी किया जा रहा है। और हाँ, इसके बन जाने से उत्तर पूर्व का जयपुर का रुका हुआ विकास फिर से गति पकड़ने लगा है। भाई वाह, मान गए। अब तो जयपुर को विश्व स्तरीय शहर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल ठीक। Desh Bhagat University, a center of innovation, research and entrepreneurship. International standard UG, PG and doctorate program. Desh Bhagat University, Punjab. Your freedom to grow. क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ, मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। रोज़मर्रा की अशिया की कीमतें पहले ही महंगाई के रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, लेकिन अब फलों और सब्जियों के तेज़ी से बढ़ रहे दाम ने गरीब रोज़ेदारों की मुश्किलों में और इजाफा कर दिया है। माह रमज़ान में फलों और सब्जियों की कीमत की शुरुआती रुझान आने वाले दिनों में गरीब रोज़ेदारों पर पड़ने वाले बोझ का इशारा कर रहे हैं। माह रमज़ान में रोज़ेदार फलों का बहुत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बढ़ती महंगाई में केले, पपीते, सेब, अमरूद इस तरह के दीगर फल काफ़ी महंगे हो गए हैं। साथ ही टमाटर, प्याज, बैगन और आलू के दाम भी बेहिसाब बढ़ गए हैं। कोई हम जैसों की रमज़ान की तैयारी नहीं, हमारे सर पे ना कोई आदमी है और ना कुछ है, और महंगाई इस कदर है, बाजार से आते हैं कुछ खरीदारी करने तो ऐसे ही वापस चले जाते हैं, और अगर नहीं होगा तो नमक पानी से रोज़ा खोलने में। बागैस में हर चीज़ महंगी है, टमाटर महंगे हैं, प्याज महंगी है, गोश्त वगैरह है, हमारी चाट पकौड़ी कचरी वगैरह आती है, सब चीज़ें महंगी।
माह रमजान से कबल जो केले 20 से 25 रुपए दर्जन की कीमत में दस्तयाब थे, रोजे शुरू होने से पहले ही 40 रुपए दर्जन में बिक रहे हैं। यही हाल खजूर, सेब, अमरूद, नाशपाती, पपीता और अनार का भी है। भाई मंडी में महंगाई बहुत है इस टाइम। महंगाई है तो यहाँ पे बेचने में परेशानी भी हो रही है, ग्राहक भी हमसे फजीदा कर रहा, किसी महंगी हो गया, फलाना हो गया, इस वजह से ग्राहक कम ही खरीद रहा पहले से। दुकानदारी में फ़र्क है बहुत। साल में रब के साल में 15-20 रुपये का फ़र्क है। रोटी में 5 रुपये का, फेनी में 10 रुपये का। पिछले साल से 10 रुपये तेज़ है ये, और डबल रोटी 5-10 रुपये वो भी तेज़ है। जाहिर है अशियाए ज़रूरिया की कीमतों से रोज़ेदार सबसे ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। शहरियों का मानना है कि महंगाई पिछले साल भी थी, लेकिन अब रमज़ान की शुरुआत ही में जिस तरह से कीमतों में इजाफा हुआ है वो हैरत अंगेज़ है। महंगाई तो बहुत बढ़ रही है, गरीब आदमी की मजबूरी है, तो कोई पानी से खोलेगा, खजूर तो खोलने जरूरी है, तो पड़ेगा, लेकिन रोजा है तो खरीदना तो पड़ेगा ही। भाई जो आदमी रोजा है रखेगा वो तो खागा जरूर, ज़्यादा नहीं लेगा, थोड़ा लेगा, लेगा जरूर। मुख्तलिफ चीज़ों की बढ़ती कीमतों से रोज़ेदार का दस्तरखान भी शायद कुछ और सिमट जाएगा। ETV न्यूज़, मेरठ। हैदराबाद की तर्ज पर सफ़ा बैतुल माल शाख नांदेड़ की जानिब से गरीब और बेवाओं में रमज़ान राशन किट तकसीम की जा रही हैं। इस सिलसिले में तकरीब का अहतमाम किया गया। तकरीब के दौरान शहर के कुछ गरीब और मुस्तहक अफराद में रमज़ान राशन किट तकसीम की गई। पहले मरहले के तहत 75 अफराद में ये किट तकसीम की गई। अनकरीब दूसरे मरहले में 100 से ज़्यादा अफराद में राशन तकसीम करने का ऐलान किया गया है। रमज़ान के पेश नज़र रांची के बाज़ार में रौनकें आ गई हैं। बाज़ार में खुसूसी दुकानें लग रही हैं। रमज़ान में इस्तेमाल होने वाली मखसूस अशिया, सेवैयाँ और अतर के अलावा दीनी किताबों की खरीद व फरोख्त में इजाफा हुआ है। एकदम सफ़ेद है। खुशी होती है आज, जिसके वजह से हर मुसलमान एक खुशी मनाते हुए शुरू दिन हम लोग का होता है चांद देखने के बाद तरावी पढ़ते हैं और उसके बाद हम लोग आधी रात को उठ के सहरी खाते हैं और ये भी एक सुन्नत है। पहले दिन रोज़ा के लिए फिर सेवैयाँ खरीदते हैं। हम लोगों ने अभी किराम पाक हदिया कराए हैं, जय नमाज हदिया कराए हैं, हम लोग सुरमा ले रहे हैं, अतर ले रहे हैं, हम लोगों ने सब चीज़ खरीदारी कर रहे हैं और अल्लाह ताला सबको तौफीक अता फरमाए, सब इस चीज़ को तो मतलब खरीदारी करें। बेंगलुरु में कर्नाटक मुस्लिम मुत्तहदा महाज के तहत मुनक़दा इजलास में मारूफ समाजी कारकुन और सहाफ़ी हाफिज़ सैयद शम्सुल हुदा को ताज़ियत पेश की गई। हाल ही में शम्सुल हुदा का चंद नामालूम अफराद ने दिन दहाड़े कत्ल कर दिया था। ताज़ियती इजलास में मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों ने कहा कि हाफिज़ शम्सुल हुदा ने मिल्लत को दरपेश मसाइल के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाई थी। हाफिज़ शम्सुल हुदा के कत्ल की जाँच करने और खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इजलास में साबिक़ रियासती वज़ीर रोशन बेग से दरख्वास्त की गई, वो इस मामले में हुकूमत पर दबाव डालेंगे। तेलुगु रोज़नामा ईनाडू के मुंदु अड़गू विंग की जानिब से आंध्र प्रदेश के आदिलाबाद के डिग्री कॉलेज में कानून हक़ जानकारी पर एक शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ। इस प्रोग्राम में कॉलेज में ज़ेर तालीम तलबा और तालिबात की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया। डिग्री के प्रिंसिपल अशोक ने तलबा को कानून हक़ जानकारी के बारे में मालूमात फराहम की। खास बात में फ़िलहाल इतना ही। आदाब। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे